हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो कल का लेक्चर हमारा सेक्शन 7 का था और आज हम करने वाले हैं सेक्शन 9। सो ये है इनकम। वो इनकम्स की बात हो रही है यहाँ पे जो डीम्ड टू एक्रू अराइज है। ठीक है, कल हमने जब की थी तो हमने क्या था, डीम टू रिसीव इन इंडिया। या हम जिन्हें डीम कर लेंगे कि ये भारत में ही एक्रू और अराइज हुई हैं, वो कौन सी इनकम होंगी उसका जिक्र करता है सेक्शन 9। ठीक है, सो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वो इनकम्स जो एक्रू और अराइज कहाँ हुई हैं, आउटसाइड इंडिया, है ना। तभी तो हम कंफ्यूज हैं, अगर वो इंडिया में ही एक्रू अराइज होती तो हमें डीम करना ही क्यों पड़ता, है ना। अब चाहे वो डायरेक्टली हुई हो या फिर इनडायरेक्टली हुई हो, दोनों में से, ठीक है। आउटसाइड इंडिया वाली अराइज भी अगर हुई है, डायरेक्टली हुई हो या इनडायरेक्टली, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है, थ्रू और फ्रॉम, चाहे वो थ्रू हो या फ्रॉम, कोई भी वर्ड यूज हो। तीन कैटेगरीज जिसको हमको ध्यान देना है। तीन कैटेगरीज क्या है यहाँ, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है। यही सबसे लंबा चौड़ा है, आप बिलीव करो, और सबसे ज्यादा करेक्शंस हमें, सबसे ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस की हमें जरूरत इसी में पड़ती है, क्योंकि बिजनेस कनेक्शन भारत में है ये इस्टेब्लिश करना और वो भी सब्सटेंस को चेक करना ओवर फॉर्म, वही सारी दिमाग की दही हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये तो है जो हम बिजनेस कनेक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे अगर कोई एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी या असेट, ठीक है, अगर इंडिया में है, इन इंडिया, प्रॉपर्टी हो या कोई असेट हो या कोई भी सोर्स हो, कोई भी सोर्स हो जो कहां पे हो, इन इंडिया, ठीक है। सो कोई भी इनकम, ध्यान से सुनिए यहाँ पे, कोई भी इनकम जो एक्रू अराइज भारत के बाहर हुई है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो हम उसे क्या मान लेंगे, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, ठीक है। कोई भी इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी या असेट या एनी सोर्स जो कहां पे है, इंडिया, तो हम उसे क्या मान लेंगे, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी है ट्रांसफर, मतलब बेचा जाता है अगर कुछ, ट्रांसफर क्या, ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कहां, इन इंडिया, अगर भारत में, तो यहां हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मतलब ये कह रहा है कोई भी इनकम, एक और कलर ले लेते हैं, कोई भी इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया, तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, इसे भी हम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे, है ना। बस इतना सही है, ये इतना ही है, बस मैम इतना लग रहा था हमें तो सेक्शन 9, बस बस इतना ही है। लेकिन इन तीनों चीजों में जो ट्विस्ट है, दैट वी हैव टू एड्रेस। अगर हमें फ्लैट सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ पे थ्योरी को देखना है तो दिस इज ऑल, ये इसी की बात करते हैं, ठीक है। अब जब हम बिजनेस कनेक्शन की बात करते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम इसे लेते हैं। अगर ये लेक्चर लंबा हो जाएगा तो मैं सिर्फ बिजनेस कनेक्शन को करके छोड़ दूंगी, एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हम इसको लेटर ऑन ले लेंगे, ठीक है। या फिर अगर हमारा हो जाएगा तो विल टेक देम ऑल इन वन गो, राइट। अब एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है कि बिजनेस कनेक्शन क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि भारत से बिजनेस कनेक्शन है, तो ये बिजनेस कनेक्शन भला क्या है। सो इसे एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 911। ये कहता है कि देखो, जो बिजनेस कनेक्शन का डिक्शनरी मीनिंग है ना, वो रखो, डिक्शनरी में जो तुम खोलोगे या गूगल पे सर्च करोगे तो बिजनेस कनेक्शन क्या बोलता है वो तो रखो, बट इसमें हम इंक्लूड करेंगे,
ठीक है। सो ये डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव। तो जब भी इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है तो द वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग, और जो उसका मीनिंग है उसमें हम इंक्लूड करेंगे क्या, अगर किसी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर एक्ट करने वाले पर्सन के थ्रू बिजनेस एक्टिविटी कैरी हुई। ठीक है, मींस ये एक नॉन रेजिडेंट है, ये एक नॉन रेजिडेंट है, इसके बिहाफ पे, अगर इसके बिहाफ पे कोई पर्सन, और पर्सन का मतलब यहाँ क्या हो सकता है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, है ना, ये पर्सन वो वाला पर्सन नहीं है, AJP कंपनी, है ना, ये पर्सन वो वाला पर्सन नहीं है आप और मैं। ठीक है, सो एक नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे अगर कोई पर्सन कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है ना, सो इस पर्सन के थ्रू अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी होती है फॉर दिस नॉन रेजिडेंट, तो इसे भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, कैसे, ये जो पर्सन है ये बेसिकली क्या हवा में लटका हुआ होना चाहिए, नहीं। सो सबसे पहले हमें बात करनी है कि ये जो पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे वर्क कर रहा है, इसको हम कब मानेंगे कि ये एक्चुअल में नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, मीन्स हाउ टू एस्टेब्लिश दिस कि ही इज वर्किंग ऑन हिज बिहाफ, ये कैसे प्रूव कर पाओगे। ठीक है, सो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके कि कहाँ पे हम मान लेंगे कि हाँ ये इसके बिहाफ पे काम कर रहा है। लेकिन अगर ये चीज ट्रू होती है कि बिजनेस कनेक्शन से भारत से, अगर यहाँ पे इस पूरी टर्मिनोलॉजी को हम पढ़े तो ये कहता है कोई भी इनकम एक्रू अराइज होती है आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है, सो बिजनेस कनेक्शन व्हाट यू नेचुरली मीन इंक्लूड करेगा अगर एक नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कोई पर्सन जो है कोई बिजनेस कैरी करेगा। ठीक है, किसी बिजनेस को कैरी करेगा, कोई ट्रांजेक्शन को कैरी करेगा, तो वो भी यहाँ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा। ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ऐसे ही मतलब कोई भी पर्सन कर रहा होगा, एक अमेरिका में बैठा हुआ बंदा एक नॉन रेजिडेंट के लिए कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी कर रहा है, तो वो मतलब यहाँ पे डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे बिहाफ पे जब हम बात करेंगे तो हमें किस कंडीशन को देखना है, तो सबसे पहले बिहाफ इस्टेब्लिश क्या करता है कि जो पर्सन है ना नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे जो काम कर रहा है उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास क्या है, अथॉरिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, और वो हैबिचुअली हैबिचुअली एक्साइज करता है इंडिया में इस अथॉरिटी को टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इसको अथॉरिटी दी गई है और हैबिचुअली ये यूज करता है इस अथॉरिटी को टू कंक्लूड व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट्स, कहां पे, इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। इस नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे ये इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नॉन रेजिडेंट के नाम पे होना चाहिए, जो ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी वो नॉन रेजिडेंट के नाम पे हो, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा रहा है वो। ठीक है, सो वो नॉन रेजिडेंट के नाम पे हो, और किसी तरीके का कोई भी प्रॉपर्टी पे अगर वो रेंट पे दे रहा है या कुछ, तो वो प्रॉपर्टी का या तो ऑनरशिप उस नॉन रेजिडेंट का होना चाहिए या फिर उसके पास राइट टू यूज उस नॉन रेजिडेंट के पास होना चाहिए। ठीक है, सो ये जो पर्सन है ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करवा रहा है बिटवीन दैट नॉन रेजिडेंट एंड दैट क्लाइंट। ठीक है, ये बीच में बैठा है ना, ये इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, तो उसके नाम पे जो भी चीजें हैं उसको एग्जीक्यूट करा रहा है कौन, दिस पर्सन। ठीक है, सो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, दिस पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अगर यहाँ अथॉरिटी नहीं है सो प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने में, मींस कि यही मेन बंदा था जो इन दोनों पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आया। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो क्या होता है बेसिकली जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ओरल और रिटन दोनों के पास ही वैलिडिटी है। ठीक है, मान लो एक आदमी नॉर्मली
हैबिचुअली आता है, उसका कोई ऐसा रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हैबिचुअली आकर के वो एक पर्टिकुलर नॉन रेजिडेंट की जो भी इंडिया में प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनकी रेंटिंग वगैरह को हैंडल करता है, सेल परचेज को हैंडल करता है, ये सब काम कर रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि क्या ये हमेशा इस नॉन रेजिडेंट के केस में प्रिंसिपल रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी मिलेगा ना, तो भी हम क्या देखेंगे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, है ना, कि एक्चुअली व्हाट ही इज प्लेइंग अ प्रिंसिपल रोल। हाँ, तो फिर इसका मतलब कि ये भी इसी कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, और इस सिचुएशन में जो ये पर्सन है, ही विल बी सेड कि ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। और अगर ऐसा होगा तो बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। बिजनेस कनेक्शन हो गया तो ये जो इनकम होगी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में मैंने अभी सारा फिजिकल बात किया, मान लो कि कोई नॉन रेजिडेंट है, इस नॉन रेजिडेंट का कोई सॉफ्टवेयर है, इसकी सर्विसेज को ये हैंडल करता है, भारत में जो भी सर्विसेज वो नॉन रेजिडेंट देगा इस सबको यही कंक्लूड कराता है, तो भी क्या सेम बात है? यस। सो हम सिर्फ गुड्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अब तो हम ग्लोबली काम कर रहे होते हैं ना, है ना। सो जब से यूट्यूब का ज़माना आया है या सोशल मीडिया का ज़माना आया है, तब से हम बाउंड्री लेस हैं। अभी जब मैं कोई भी बात करती हूँ तो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द फिजिकल बाउंड्रीज, ठीक है। अभी हम ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं तो भी द सेम विल वर्क, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी अथॉरिटी, है ना, अगर मान लो अथॉरिटी ही नहीं है इस पर्सन के पास, राइट, ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अथॉरिटी हो। दूसरे सिचुएशन में मान लो इसके पास अथॉरिटी नहीं है बट हैबिचुअली मेंटेन करता है, क्या? अगर ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, यही चीज कर रहा है, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल रोल प्ले करता है, और ये भी क्या हो जाएगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करा रहा था, दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करा रहा था। अब मान लो इसके पास अथॉरिटी नहीं है बट हैबिचुअली ये क्या करता है, ये स्टॉक मेंटेन करता है, ठीक है, किस चीज का, गुड्स का और मर्चेंडाइजेस का। कहां पे, इंडिया में, इन इंडिया, भारत में मेंटेन करता है, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे रेगुलर डिलीवर करता है फ्रॉम दिस स्टॉक, ठीक है। सो नॉन रेजिडेंट जो है उसके बिहाफ पे ये डिलीवर करता है, कौन सा, यही गुड्स और यही मर्चेंडाइज, ठीक है, इसी में से। सो यहाँ पे ये क्या इस्टेब्लिश कर रहा है, इनडायरेक्टली एक बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है ना। एक नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर कहीं बैठा हुआ है, वो इंडिया से लोगों के ऑर्डर पिक कर रहा है, चाहे वो एप्लीकेशन यूज करके कर रहा हो, वेबसाइट यूज करके कर रहा हो, और उसने समझो गुजरात में ही किसी पर्सन को, मतलब वो ऑर्डर्स लेगा तो इंडियन ड्रेसेस की ले रहा है ना, या फिर जो इंडिया में लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं उसी की कर रहा है ना। तो मान लो उसने सूरत में एक बंदे को फाइनलाइज कर रखा, और उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये नॉन रेजिडेंट बैठा है यूएसए में, ठीक है। इसने कहा कि मेरे पास मेरी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये ऑर्डर ये सूरत वाले को देता है और इसे कहता है कि भाई जाओ और मेरे बिहाफ पे डिलीवर कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे ये हैबिचुअली यही काम कर रहा है, मतलब ये सूरत वाला पर्सन है ना, ये इस यूएसए वाले पर्सन के लिए ही काम कर रहा है बेसिकली। और भी इस तरीके के काफी क्लाइंट्स होंगे बट इसके भी ऑर्डर इसी के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में दे डोंट हैव अथॉरिटी, माइट बी ना, इन्होंने ऑरली कोई आपस में कम्युनिकेशन रखा है इस चीज को लेके कि वी आर इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ना ही कोई रिटर्न, हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे अथॉरिटी, ठीक है। बट अगर हमें ये प्रोसेस करते हुए ये मिल जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इससे भी हम बोलेंगे कि ये बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। सो यहाँ पे जो सूरत वाला पर्सन है और दिस नॉन रेजिडेंट, दे इस्टेब्लिश अ बिजनेस कनेक्शन। और अगर ये बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, इसका मतलब जो इनकम होगी, ये इनकम का साइन है, डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है। मेरी कुछ एब्रीवेशन है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी बट लेटर ऑन लेक्चर्स में आप अगर याद रख सके तो अच्छा है। YX, दिस इज अ साइन ऑफ इनकम, ठीक है। सो
यहाँ पे ये क्लियर है सबको? ठीक है, सो पहली सिचुएशन में उसके पास अथॉरिटी थी और वो हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड कर रहा था, बट अगर अथॉरिटी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल एग्जीक्यूट कर रहा था, तो हम प्रिंसिपल रोल मानते हुए भी बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश कर देंगे। दूसरे सिचुएशन में अथॉरिटी नहीं है, बट वो हैबिचुअली स्टॉक मेंटेन करता है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, और गुड्स और मर्चेंडाइज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों ही चीजें कहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं? इंडिया में, और नॉन रेजिडेंट के लिए ये डिलीवर भी करता है इसी स्टॉक में से। तो उस सिचुएशन में भी हम इसे क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन यहाँ पे हैबिचुअली सिक्योर करता है ना, अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, अथॉरिटी की बात नहीं हो रही, ठीक है। सो अथॉरिटी अभी स्टिल मिसिंग है। मैम ये अथॉरिटी अब बार बार मिसिंग क्यों रहने लगी? देखो इनको पता चल गया, जब पहला पॉइंट आया होगा तो पुराना जमाना रहा होगा ना, तो उनको पता चल गया था, अथॉरिटी को देखते ही ये लोग इसे बिजनेस कनेक्शन बना देते हैं, तो इन्होंने कोशिश की कि अब अथॉरिटी ही नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये हैबिचुअली सिक्योर करता है क्या? ऑर्डर्स। कहाँ पे? इन इंडिया। इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता है मेनली, मतलब या तो उसके और भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर होली पूरी तरीके से डेडिकेटेड इसी के लिए है, फॉर नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में भी हम इसे क्या मान लेंगे? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। मैम ये तो वैसे भी हमें लग ही रहा था, बट ये समझो कि कितना डिफिकल्ट है हैबिचुअली सिक्योर, हाउ यू विल फाइंड इट। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम कैसे मेंटेन करा सकते हैं? जब हम ऑनलाइन डेटा को एनालाइज करेंगे, है ना, मीन्स ऑनलाइन ही होनी चाहिए ज्यादातर चीज। सो एक नॉन रेजिडेंट है जो बैठा है यूएसए में, वो पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है, और जब भी वो कोई ऐसा प्रोडक्ट का ऑर्डर्स रहते हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर मिस्टर एक्स को वो ऑर्डर्स दे देते हैं कि भाई ये जो है ये आपको फुलफिल करने हैं। सो यहाँ पे हमें जो रिलेशन दिखेगा ना, वो दिखेगा जब भी इंडिया से ऑर्डर आ रहा है ना इस प्रोडक्ट का, ये हमेशा मिस्टर एक्स को ही ऑर्डर दे रहा है, तो ये मिस्टर एक्स क्या मिल जाएंगे यहाँ पे? हैबिचुअली सिक्योर कर रहे हैं ऑर्डर्स इन इंडिया, मेनली या फिर होली, ठीक है। मेनली क्यों कह रही हूँ? मान लो मिस्टर एक्स ऐसे 5 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, सो इनके लिए भी कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं। होली मतलब ये और किसी को भी नहीं देते सर्विस, ठीक है। मिस्टर एक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी वो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस यूएसए एनआरआई के लिए कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट के लिए कर रहे हैं, सॉरी एनआरआई नहीं, नॉन रेजिडेंट के लिए कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी, दोनों ही सिचुएशन में इसे बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मान लिया जाएगा। और अगर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एस्टैब्लिश होता है, तो जो इनकम होगी वो डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कई बार ना बच्चे पूरे पॉइंट याद रखते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं इसको एक्रू अराइज था या रिसीव था या मानना था या नहीं मानना था, मतलब पॉइंट उन्हें याद हो जाता है लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस पॉइंट को हम चेक क्यों कर रहे थे, ठीक है। अगर ये बात अब आपको समझ आ गई है, तो जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ सब लोग कान अलर्ट हो जाते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है। मान लो, ठीक है, मिस्टर ए एक्ट करते हैं, इसे कलर चेंज कर लेते हैं, मिस्टर ए एक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, जो एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं? सिक्योर करते हैं ऑर्डर्स। क्या कर रहे हैं? सिक्योर कर रहे हैं ऑर्डर्स। तो मैम थर्ड पॉइंट से कुछ कुछ लग रहा है, हाँ हाँ चलते चलो, ठीक है। फॉर 2 लोगों के लिए, यहां है एक मिस्टर एक्स जो नॉन रेजिडेंट है, और यहां है मिस्टर वाई जो नॉन रेजिडेंट है। अब आपको मेरे को बताना है पहली सिचुएशन में बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा या नहीं, और जो दूसरी सिचुएशन है, क्या यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन, अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, क्या उसके हिसाब से बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा या नहीं। दोबारा से क्वेश्चन सुन लो, जिन लोगों को अभी तक घंटी नहीं बजी थी, अभी अलर्ट हुए एकदम क्वेश्चन सुन के। मिस्टर ए एक्ट करते हैं मिस्टर एक्स के बिहाफ पे, मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और ये सिक्योर करते हैं ऑर्डर्स मिस्टर एक्स के लिए। तो क्या ये बिजनेस कनेक्शन होगा एज पर अभी जो हमने पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। एक कोई मिस्टर वाई भी है, ये इनके बिहाफ पे भी ऑर्डर सिक्योर करते हैं, क्या वहां बिजनेस कनेक्शन होगा, ठीक है। सो आंसर्स, कितने लोग हैं जिनको समझ आ गया? पहले वाले सिचुएशन में क्या सब क्लियर है? ये यहाँ पे भी किसी को डाउट है? पहले वाले में कोई डाउट है? तो यहाँ पे तो सीधे सीधे जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया वो अप्लाई हो गया कि मिस्टर ए मिस्टर एक्स के लिए सिक्योर करते हैं ऑर्डर्स हैबिचुअली, है ना।
तो उस सिचुएशन में हमें कुछ नहीं सोचना, ये तो बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, यस डायरेक्टली, है ना, यही इसी को अप्लाई करके। लेकिन अब बात होती है मिस्टर वाई की। तो मिस्टर वाई के लिए यहाँ पे मिस्टर ए जो है मिस्टर एक्स के लिए तो हैबिचुअली सिक्योर कर रहे थे ऑर्डर, तो डायरेक्टली हमने बिजनेस कनेक्शन कर दिया। अब मिस्टर वाई के लिए इन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं दी, हो सकता है ये ऐसे ही रैंडमली कोई एक ऑर्डर आ गया हो, है ना। हम लोग जैसे खुद जाते हैं अमेजोन पे जाके, कभी कोई चीज़ कहीं नहीं मिली तो अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, बट हम अमेजोन से डायरेक्टली करते रहते हैं, बट अचानक से हमें कोई एक नई वेबसाइट मिलती है और जो प्रोडक्ट हम ढूंढ रहे थे वो उसी पे है, बट मैं उस पर कभी शॉपिंग नहीं करती, ठीक है। लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने वहां से शॉप कर लिया। सो मिस्टर ए वैसे मिस्टर एक्स के लिए ही काम कर रहे हैं, बट मिस्टर वाई के लिए इन्होंने काम कर दिया। अब ये हैबिचुअली से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो कोई डाटा नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये पहला ही है और आखिरी है ये भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा? तो यहाँ पे आपने ना क्वेश्चन के अंदर से 3 टेस्ट लगाने, ठीक है। आपने देखना है कि इसे बिजनेस कनेक्शन बोला जाएगा, और तब बोला जाएगा अगर मिस्टर एक्स कौन है, जिनके लिए ये हैबिचुअली सिक्योर कर रहे थे, ये कंट्रोल करते हैं किसी भी तरीके से मिस्टर वाई को, मतलब मिस्टर एक्स वाई आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी बिजनेस कनेक्शन ही माना जाएगा कि ये मिस्टर एक्स जो है यही वाई को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब वाई तो सिर्फ नाम ही हो गया ना, जो वाई ने ऑर्डर किया वो भी एक्चुअली मिस्टर एक्स का ही ऑर्डर है। या फिर मिस्टर वाई जो है वो कंट्रोल करते हैं मिस्टर एक्स को, मतलब वाई बड़े हैं, ठीक है, वो 10 जगह से और ऑर्डर सिक्योर कर रहे थे, उनकी एक कैटेगरी थी जो कि हमेशा मिस्टर ए से काम कराती थी। अब मिस्टर वाई ने कहा कि यार जब ये काम बढ़िया कर रहा है तो मैं भी इसी पे आ जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों पार्टीज का आपस में रिलेशन निकल गया ना, जिसके साथ बिजनेस कनेक्शन था उससे मिस्टर वाई रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इन एनी वेज वो उसके कंट्रोल में था या वो उसके कंट्रोल में था, बट कर रहे हैं। तीसरी सिचुएशन क्या होगी, कोई मिस्टर जेड है, ठीक है, जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मतलब कोई एक पार्टी है कॉमन जो इन दोनों को कंट्रोल करती है। तो अगर एक्स के साथ बिजनेस कनेक्शन है तो फिर वाई से भी बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों कंट्रोल किससे हो रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी पार्टी पर्सन जो भी है। क्लियर है? अगर हमें जब भी कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऐसे दे दिया जाए तो हमें उसमें हमेशा आगे की लाइन टटोलनी है, क्या उस लाइन में जो हमारा बहुत ही क्लियर कट बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा था उससे वो किसी भी तरीके से रिलेट कर रहा है, कोई भी कंट्रोल है उनका आपस में अगर इस्टेब्लिश हो जाता है, इन एनी वेज दे आर लिंक्ड, तो फिर वहां पे बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सब वो लोग हैं जहां पे हमने दो चीजें देखी, ठीक है, हमने देखा अथॉरिटी थी, है ना, या फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये लोग हैबिचुअली सिक्योर कर रहे थे, है ना, ये दो वर्ड्स हमने देखे, कि इनका या तो ये हैबिट में था कि इसके लिए काम कर रहे थे, या हमने देखा इनके आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अथॉरिटी थी उनके पास, ठीक है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। अब सिचुएशन इमेजिन करो कि कोई एक इंडिपेंडेंट एजेंट है, ठीक है, कौन है, इंडिपेंडेंट एजेंट है। कैसे पता चलेगा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो ना जो भी उसके लिए काम आता है ना, ठीक है, ये एजेंट जो है ये यूएस वाले लोगों से भी काम कर रहा है, ये यूरोप के लोगों से भी काम कर रहा है, ये कनाडा में भी काम कर रहा है, और ये नहीं देखता कि यहाँ पे मिस्टर एक्स के लिए कर रहा है, कभी किसी कंपनी के लिए कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब मुझे ऐसा दिखता है कि इसकी ऑर्डर बुक में ना कोई भी जेन्युइनली रिपिटेंस नहीं है, कि मैं ये देखूं कि ये मिस्टर एक्स के साथ तो लगा ही पड़ा है, हर साल इसके 8-10 कॉन्ट्रैक्ट तो इसके साथ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ये इसका कुछ काम है जो वेबसाइट पे है, और जो भी इसके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है ये उसे एग्जीक्यूट करता है, तो ये इंडिपेंडेंट एजेंट है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम बिजनेस कनेक्शन कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है ना, इसको तो फिर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो जहां नॉन रेजिडेंट बिजनेस करता है थ्रू किन लोगों के, अब जब ये इंडिपेंडेंट एजेंट की मैं बात करती हूँ, तो कोई भी नॉन रेजिडेंट अगर बिजनेस कैरी करता है, ठीक है, किसके साथ, थ्रू
ये याद रखना है। ये कौन हो सकते हैं? ब्रोकर, जर्नल कमीशन एजेंट या एनी अदर एजेंट जिनका इंडिपेंडेंट स्टेटस हो। मैम ये भी तो इंडिपेंडेंट ही थे। हाँ, ये सब भी इंडिपेंडेंट है, उससे भी ज्यादा कोई इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट वाला है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी। तो कोई ब्रोकर है, अगर नॉन रेजिडेंट बिजनेस कैरी कर रहा है किसी ब्रोकर के थ्रू, या कोई जनरल कमीशन एजेंट है, कमीशन लेता और काम कर देता है, या कोई भी और एजेंट है जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट स्टेटस पे काम कर रहा है, अगर ऐसा हो तो ये पर्सन अपने ऑर्डिनरी कोर्स में अगर एक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स मतलब इसका काम ये है कि सुबह आता है और जो भी इसका वेबसाइट है उस पर ऑर्डर चेक करता है, जो भी ऑर्डर होते हैं उनकी अगर ये इसी के फॉर्म में है, पॉसिबिलिटी है, तो ये एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये इसका नॉर्मल फॉर्म है। अगर ये आता है पर्सन अपने ऑर्डिनरी कोर्स में एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर नॉन रेजिडेंट के लिए काम ना करे तो हम इसे इंडिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है। सो हम इसे क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट। और वो कैसे पता चलेगा? कि मेनली एंड होली ये किसी एक नॉन रेजिडेंट के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने शुरुआत में कंडीशन क्या देखी थी कि हम इसे तभी रिलेट कर लेंगे जब मेनली और होली उस बंदे के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिन में ये 100 कॉन्ट्रैक्ट्स 100 काम पूरे करता है, 100 में एक बंदे का नाम एक बार आया, फिर 2-3 महीने के अंदर फिर दोबारा आ गया, फिर तो वो जेन्युइन केसेस है, ठीक है। मान लो कि मैं फ्लाइट बुक कराती हूँ और मुझे अलग अलग कंट्रीज में फ्रीक्वेंटली जाना रहता है, जाती रहती हूँ आती रहती हूँ। सो मैंने एक ट्रैवल एजेंट को फिक्स कर दिया है, बट वो ट्रैवल एजेंट कभी मेरी टिकट बुक नहीं कर पाता, तो मैंने कोई अल्टरनेट भी ढूंढ रखा है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। तो मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ कि भाई मेरी ये टिकट बुक कर दे, तो अब वो कर रहा है। तो अब मुझे उस सेकंड फेथ है उसके ऊपर, और मुझे जब ज़रूरत होती है मैं कर रही हूँ उससे काम, ठीक है। उस सिचुएशन में हो सकता है रिपिटेंसेस होंगी, बट वो कैसी दिखाई देंगी? इट विल शो एज एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ दैट पर्सन्स बिजनेस, ठीक है, कि वो सबके ही कर रहा है, वो मेनली और ओनली मेरे लिए काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो लोगों के लिए काम कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट एजेंट, ठीक है। हम क्या कहेंगे इसे? इंडिपेंडेंट एजेंट। बट हमने इतनी दिमाग की दही करी क्यों है? हम क्यों चाहते हैं कि हम ये ढूंढ के निकालें कि ये इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैं? इस इंडिपेंडेंट एजेंट को निकालने के पीछे का लॉजिक क्या है? हम इसका क्या करने वाले हैं? चार डालने वाले हैं? नहीं, हम इसके अंदर ये देखने वाले हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैं, ठीक है, इस इंडिपेंडेंट एजेंट्स की इनकम क्या डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, है ना? क्योंकि बात तो वही होगी ना कि नॉन रेजिडेंट के लिए ये इंडिपेंडेंट एजेंट्स काम कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ जो इनकम होगी वो डीम्ड टू एक्रू अराइज मानी जाएगी कि नहीं? यही क्वेश्चन है ना हमारा, ठीक है। सो इन पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए जो इनकम एट्रीब्यूटेबल है, इनकम एट्रीब्यूटेबल है मतलब जिसको आप उस आदमी के साथ रिलेट कर सको, उस नॉन रेजिडेंट के साथ, टू ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया ओनली डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, ठीक है। स्टो ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया, तो सिर्फ टू दैट एक्सटेंट हम इस इनकम को डीम्ड टू एक्रू एराइज इन इंडिया मानेंगे, ठीक है। मतलब वैसे तो हम उसकी सारी की सारी इनकम को उठा लेते ना, इनकम एक्रू डीम टू एक्रू, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे? जो इनकम एट्रीब्यूटेबल होगी टू दी ऑपरेशंस, जो कैरिड आउट कहाँ होंगी? इंडिया में। और ये बात हमें कौन कहता है? ये कहता है हमें एक्सप्लेनेशन 3, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 हमें ये बात एस्टेब्लिश करके देती है।
ठीक। सो यहाँ पे हमको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस कनेक्शन। सो बिजनेस कनेक्शन के केस में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने देखा है कि अगर वो पर्सन के पास अथॉरिटी है, हैबिचुअली करता है, तो कोई डाउट नहीं है। अथॉरिटी नहीं है, हैबिचुअली कर रहा है, फिर भी कोई डाउट नहीं है। बट वहाँ पे हम स्टॉक को देखेंगे। स्टॉक पे किस चीज़ का होगा, गुड्स का होगा या फिर मर्चेंडाइजेस का होगा, ठीक है। अगर वो हैबिचुअली भी नहीं कर रहा है, ठीक है, सो उस केस में हम देखते हैं क्या ऑर्डर सिक्योर कर रहा है वो हैबिचुअली, ठीक है। और वो ऑर्डर सिक्योर करते वक्त हमें क्या देखना है, मेनली और होली किसके लिए कर रहा है, और नॉन रेजिडेंट के लिए। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ हम कंफ्यूज हो, कोई ऐसा नॉन रेजिडेंट इंक्लूड हो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं हम डायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन, तो हमें देखना है कि क्या किसी और नॉन रेजिडेंट जिसके साथ बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश है उससे वो किसी तरीके से कंट्रोल होता है क्या, मतलब किसी तरीके से रिलेट करता है क्या, तो फिर हम बिजनेस कनेक्शन निकालेंगे। अब उन लोगों की बात जो इंडिपेंडेंट एजेंट्स होंगे, ठीक है। सो जहां पे भी इंडिपेंडेंट एजेंट्स की बात होगी, पहले तो हम चेक करेंगे इंडिपेंडेंट एजेंट होता कौन है। वो बंदा जो कि होली और मेनली नॉन रेजिडेंट के लिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। वो ब्रोकर हो सकता है, जनरल कमीशन एजेंट हो सकता है, या कोई और एजेंट हो सकता है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो उस केस में जितनी इनकम एट्रीब्यूटेबल होगी टू दी ऑपरेशंस जो कैरी आउट होंगे कहाँ पे, इंडिया में, सिर्फ उसी को हम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये आपने इतनी सारी मेहनत करके बिजनेस कनेक्शन को समझा। अब ज़्यादातर बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं बिजनेस कनेक्शन के साथ साथ, वो होता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। ये क्या बला है, ठीक है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये क्या चीज है, इसको हम क्या मानते हैं, ये क्या है। सो मैम अभी तक तो हम बिजनेस कनेक्शन और एसईपी एक ही ले रहे थे, ये एक जैसा सा नहीं है। नहीं, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, जो सीरियसली पढ़ चुके हैं, उनको पता है ना आप लोगों को। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये जब हम बात करते हैं ना, सो इसे बात करती है एक्सप्लेनेशन टू ए। मैम आप जैसे हमें हर सेक्शन और एक्सप्लेनेशंस के नंबर के साथ बता रहे हो, हमें ऐसे ही याद रखना है क्या, ठीक है। सो देखो, हम जब पढ़ते थे ना एज एन सीएस, तो हम लोगों को तो ये कंपलसरी था भाई, सीए फाइनल में तो बिल्कुल कंपलसरी था कि हम लोगों को सेक्शंस बाय हार्ट होने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजोज हैं, वो सब हमको पता होने ही चाहिए। हमको तो रट्टा लगा होता था। हम तो जब भी क्लास करते थे, तो क्लास करने के बाद आपस में जब हम डिस्कशंस करते थे ना एज स्टूडेंट्स, तो हम लोग हमेशा सेक्शंस में ही बात करते थे, एंड इट वाज फन। आई मीन इट वाज, ऐसा लगता था हम कहीं लॉयर बन गए हैं, पता नहीं कहाँ क्या फाइट कर रहे हैं। स्क्रूटनी केसेस सीधे हैंडल कर रहे हैं। सो इट वाज रियली 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 वेरी फन। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आप सेक्शन मेंशन करते हो तो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज है। लेकिन नहीं करते हो, लेकिन आपने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, सही लैंग्वेज यूज़ की है जो इनकम टैक्स की होनी चाहिए, तो फिर वहाँ मार्क्स पे कोई ख़ास असर इसका नहीं आता है। लेकिन डेफिनेटली आप लोग जब प्रैक्टिस करने जाएंगे, आजकल के बच्चे बोल सकते हैं कि हमारे पास तो एआई है, चैट जीपीटी है और पता नहीं क्या क्या है, तो हमें क्या ज़रूरत है याद करने की, हम उससे रिट्रीव करा लेंगे। तो आप लोगों ने डेलॉइट का केस देखा होगा ना, अभी मैंने अपने इंस्टा पे भी डाली है उसकी स्टोरी, देखना चाहो तो देखो। तो इस तरीके की फर्म, डेलॉइट जैसी फर्म, जिसको मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमायर करते हैं कि हम कभी तो एस्पायर करते हैं, हम कभी तो जाएँ वहाँ जॉब करें। तो उस फर्म से भी चैट जीपीटी यूज़ करने के बाद कितनी बड़ी गलती हुई, ठीक है, कि उसका पूरा कैरियर ही रिस्क पे है। एआई यहाँ इंडिविजुअल्स के कैरियर खा रहा था, कंपनियों के भी खाने लग गए हैं। सो बी अवेयर। तो मुझे लगता है कि अभी तो देखो टाइम है, आप लोगों की जनरेशन का तो है कि थोड़ा बहुत कोशिश करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे याद रखो। ज्ञान इज इनफ, ठीक है। चलो, लेट गेट बैक टू द वर्क। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2A ये कहता है नॉन रेजिडेंट की इंडिया में अगर कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो उससे भी मैं बिजनेस कनेक्शन मान लूंगा। अब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जो जो चीज का असर हो, है ना। जो मान लो कि कोई पर्सन है, वो महीने के 10-20 हज़ार कमा रहा है, और एक पर्सन जो 1 करोड़ कमा रहा है, तो आप लोगों के ऊपर इंप्रेशन किसका आएगा, दैट पर्सन हु इज अर्निंग 1 CR, है ना। सो वो सिग्निफिकेंट
शो कर रहा है अपने आप को, राइट। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है उसकी, मींस फाइनेंशियली वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है, इवन दो वो कंपनी भारत में नहीं है, वो डायरेक्टली इंडिया से डील भी नहीं कर रही है, बट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। मतलब आप और मैं जब भी कभी किसी की भी इनकम्स को देख रहे हैं या कैलकुलेशन हो रही है या कंट्री की इनकम की बात हो रही है, तो उस कंपनी का डिस्कशन आ रहा है, उसकी प्रेजेंस है, इकोनॉमिक प्रेजेंस। सो ऐसे नॉन रेजिडेंट, लेट मी चेंज द कलर, नॉन रेजिडेंट जिनकी भारत में एसईपी है, अब मैं इसको एसईपी बोलूंगी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, और इसे बोलते ही श्री जी जाग गई हैं, ठीक है, इनको लगता है मुझे बुलाया गया है, ठीक है। सो एसईपी है, तो इससे भी भारत में बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। और बिजनेस कनेक्शन मानते ही क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन मानते ही भाई जो भी इनकम है उसको एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाता है ना। सो यहाँ पे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस किसे बोलते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, जितनी अभी तक मैंने बातें की बिजनेस कनेक्शन को लेकर के, अगर वो कैटेगरीज हैं तो क्लियर ही हो गया, हमें फिर नहीं सोचना। यहाँ उन चीज़ों की बात हो रही है जहाँ हम बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। मतलब हम नहीं देख पा रहे कि यहाँ कोई मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की बात नहीं हो रही, सब्सटेंस में भी हम नहीं चेक कर पा रहे हैं कि क्या है, कुछ कैसे कैसे इस्टेब्लिश करें। तो इस सिचुएशन में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस देखना है, तो बेसिकली आपको देखना है कौन सी कंपनी ऐसी है जो अच्छा खासा माल, मतलब कि यहाँ पैसे की बात हो रही है, ठीक है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो अच्छा खासा पैसा जो है या डेप्थ रख रही है भारत में, उसी को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। तो डेफिनेटली इसे डिसाइड करने के लिए हम चेक करते हैं ट्रांजैक्शंस को, है ना। अब हम कंपनी को नहीं चेक कर रहे, अभी हम कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, कोई कंपनी का क्या रजिस्ट्रेशन है क्या है, हम चेक करते हैं ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, दो तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एससीपी के केस के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन यहां पे मान लिया जाएगा एससीपी है अगर कंट्रोल एग्रीमेंट ना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट ना हो, नॉन रेजिडेंट का रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में है ही नहीं, ये भी ना हो, ये भी मान लिया, ठीक है। नॉन रेजिडेंट भारत में सर्विस रेंडर करे या ना करे तो भी ये सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पे हम एससीपी के रूट से उसे बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। क्या क्या चीजें ना हो तो भी चल जाएगा, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इंडिया में हो या ना हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। चाहे नॉन रेजिडेंट का रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में हो या ना हो, फिर भी मैटर नहीं करता, भाई तुम हमारे लिए भूत ही सही, ठीक है। या फिर नॉन रेजिडेंट भारत में, ये जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में सर्विस रेंडर ही नहीं करता, डज नॉट रेंडर, ठीक है, तो भी हम इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बनाएंगे और ये यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है, आप लोग भी एक्साइटेड हैं ठीक है। सो कोई नॉन रेजिडेंट ने किसी भी पर्सन जो इंडिया में है, नॉन रेजिडेंट ने किसी भी पर्सन जो कहाँ है इन इंडिया, अभी पर्सन का फिर डेफिनेशन में ही समझाऊंगी, ठीक है। सो पर्सन मीन्स ऑल दैट बॉडीज, ठीक है। सो कोई भी नॉन रेजिडेंट भारत में किसी पर्सन के साथ अगर क्या करता है, गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डाटा या सॉफ्टवेयर इन इंडिया, अगर इस तरीके के किसी भी काम को एग्जीक्यूट करता है, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है, सो फिर उसे क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया, ठीक है। लेकिन उसे देखने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ क्या बोला था, पैसा,
है ना, क्या मैटर करता है पैसा। कोई भी मतलब ऐसे उसने लाख 2 लाख के गुड्स इधर उधर कर दिए, या कोई सर्विस 1-2 लाख की ऐसी, मुझे कोई वेबसाइट बनवानी थी, मुझे इंडिया में किसी को बिलीव नहीं था, मैंने किसी नॉन रेजिडेंट को बोला कि भाई मेरी वेबसाइट बना दे, उसने दे दी, बस हो गया, यहाँ पे एसीपी हो गया। नहीं मैम, व्हेन इट इज अबाउट सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब यहाँ जो पैसा है ना वो अच्छा मोटा पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए ना। सो यहाँ पे अगर कोई नॉन रेजिडेंट भारत में किसी पर्सन के साथ गुड सर्विसेज या प्रॉपर्टी, जिसमें कि डाउनलोड ऑफ डेटा या सॉफ्टवेयर इन इंडिया, ऐसा कुछ भी कोई भी मैटर पे अगर काम करता है, ठीक है, तो उसकी एग्रीगेट पेमेंट देखना है, ठीक है। एग्रीगेट क्यों लिखा है मैंने, वन टाइम हो सकती है, मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, तो पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर में जो टोटल पेमेंट है वो देखना है। अगर वो 2 करोड़ को एक्सीड करेगी, अगर वो 2 करोड़ को एक्सीड करेगी, तो वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, एंड दिस विल लीड टू दी बिजनेस कनेक्शन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, दिस इज रिलेटेड टू ऑनलाइन, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू ऑनलाइन। अगर इंडियन यूजर्स तो सारा दिन इंडियन यूजर्स के साथ अगर 2 लाइन्स, अब आपको ये टेक्निकली याद रखनी होगी, सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूस सॉलिसिटेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज होती है, ठीक है, पहला, या फिर एंगेज होते हो इन इंटरेक्शन, ठीक है, या तो क्या कर रहे हो, सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस। तो ये कहाँ दिखता है आपको, ज्यादातर आप इंस्टा पे देख रहे हो, है ना, फेसबुक पे देख रहे हो, तो सिस्टमैटिक है और कॉन्टिन्यूस सॉलिसिटेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है। हम वहां पे कुछ भी इनपुट्स डाल रहे हैं जिसकी वजह से दैट कंपनी इज पेइंग अस, है ना, या फिर हम इंगेज कर रहे हैं इंटरेक्शन, इंगेज इन इंटरेक्शन, ठीक है। सो क्या ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बना देगा मैम, फिर सिग्निफिकेंट मैम, समथिंग हैज टू बी देयर, देयर सम हैज फिगर हैज टू बी देयर, यस। सो इन दोनों ही सिचुएशन में, यहाँ जब मैं यूजर्स की बात कर रही हूँ, तो अगर इट इज मोर देन इक्वल टू 3 lakhs, 3 लाख से ज्यादा अगर यूजर्स हैं तो ही बात हो रही है, ठीक है, छुटमुट को नहीं देख रहे हम, किसी के 10,000 20,000 नहीं, 3 लाख से ऊपर अगर यूजर्स हैं, उन इंडियन यूजर्स के साथ अगर सिस्टमैटिकली और कॉन्टिन्यूसली सॉलिसिट करते हो आप बिजनेस एक्टिविटीज, या फिर एंगेज होते हो किसी इंटरेक्शन में, तो दिस विल ट्रिगर दी एसईपी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, और इधर से जनरेट होने वाली इनकम को बिजनेस कनेक्शन से मानी हुई जाएगी और डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया ले लिया जाएगा, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या मैटर करता है, नंबर्स, राइट। पहली सिचुएशन में नंबर किस चीज का मैटर करता है, हम पहले बात कर रहे हैं पेमेंट्स की। अगर पेमेंट 2 करोड़ से ऊपर की है, ठीक है, सो किस चीज से रिलेटेड है, गुड सर्विसेज हो सकती हैं, या फिर हो सकता है आपने कोई डेटा डाउनलोड करवाया है या सॉफ्टवेयर है। दूसरा है ऑनलाइन की, ठीक है, वहां पे हमें क्या देखना है, यूजर्स, यूजर्स कितने होने चाहिए, 3 लाख या उससे ज्यादा, इससे नीचे में एसईपी अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो पहला हमारा रूट था, सीधे सीधे हम बता रहे थे कि इन सब सिचुएशन में बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। दूसरे सिचुएशन में हमने कहा कि देखो, अगर ऐसे बिजनेस कनेक्शन नहीं आ पा रहा ना, कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, कोई रेजिडेंस भी नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है भारत में, और इंडिया में वो किसी तरह की कोई सर्विसेज भी रेंडर नहीं कर रहा, तो हम फिर जाएंगे दूसरे रूट से, हम देखेंगे कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है क्या जिससे वो इनकम जनरेट कर रहा है भारत से, क्या वो ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रखती है, अगर हाँ, तो फिर हम डीप डाइव करेंगे, हम देखेंगे कि भाई वो ट्रांजेक्शन जो है उसमें टोटल वैल्यू क्या है, अगर वहां गुड सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, तो क्या पेमेंट जो है 2 करोड़ से ऊपर की हुई है, हाँ, तो फिर ठीक है, ये डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। और अगर यहाँ पे इंडियन यूजर्स को यूज किया गया है टू जनरेट इनकम, तो हम देखेंगे क्या यूजर 3 लाख से ऊपर थे, तो फिर हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, अगेन बिजनेस कनेक्शन। क्लियर है, बिजनेस कनेक्शन सबको क्लियर है, ठीक है। चलो, अब आप लोगों को एसईपी समझ आ गया, बिजनेस कनेक्शन समझ आ गया, और जब भी मैं ऐसे बोलती हूँ आप लोग समझ जाते हो कि अब मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, तो अब आप मुझे हेल्प करेंगे टू डिसाइड, राइट, कि यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ इनकम एट्रीब्यूटेबल टू दैट ट्रांजेक्शन को टैक्स करना है,
या फिर मुझे यहाँ बिजनेस कनेक्शन मान लेना है, ठीक है, दोनों चीजों में से क्या होगा। तो सबसे पहली सिचुएशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा इंस्टा का, सुना है, ठीक है। सो इंस्टाग्राम आपने खोला, ठीक है, आपने उसके अंदर कोई एड देखी। वो जो एड थी ना, बेसिकली वो आपका आईपी एड्रेस यूज करके आपको आपसे रेलेवेंट एड शो कर रहा था, ठीक है। इससे क्या इंस्टा को, जो जिसका की ओरिजिन क्या कौन है, मेटा है ना, मेटा को कुछ इनकम हो रही होगी, यस। सो अब मेटा जो है ना वो सारे ऑपरेशंस इंडिया में कैरी आउट नहीं करता, ठीक है, सारे ऑपरेशंस इंडिया में कैरी आउट नहीं करता। बट इंस्टा पे उसने एक एड चलाई थी और वो एड बेसिकली आपका आईपी एड्रेस यूज करके, है ना, उसको पता चला कि अच्छा ये इंडिया का आईपी है, तो इंडिया में इस वक्त क्या रेलेवेंट है या क्या चीज लोग सर्च कर रहे हैं, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े, खाना पीना। सो उसने वो एड आपको आपके रेलेवेंस के हिसाब से दिखाई और इससे इनकम जनरेट की, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर इनकम उसने जनरेट की है एडवर्टीजमेंट से, ये इनकम क्या इसके लिए भारत में टैक्स हो जाएगी? हो जाएगी तो किस में टैक्स होगी? क्या इसे मैं बिजनेस कनेक्शन बोलूंगी या मैं इसे एसईपी के रूट के लेके जाऊंगी या कैसे करके मैं इसे टैक्स करूंगी भारत में? तो समझो, यहां पे आता है रोल एक्सप्लेनेशन 1 का। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 911 विच सेज कि जहां बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा फॉर नॉन रेजिडेंट। सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे सिर्फ बिजनेस कनेक्शन, फिर हमने कहा अगर डायरेक्ट नहीं मिलता तो एसईपी चेक कर लो। तो हमने कहा जहां बिजनेस कनेक्शन मिल गया या एसईपी मिल गया, ये उन सिचुएशंस की बात नहीं कर रही, उसको छोड़ करके, ठीक है, जहां ऐसी सिचुएशन हो कि जो बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन जो भी है वो भारत में कैरी आउट हो ही नहीं रहे, ठीक है, भारत में नहीं कैरी आउट करा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि मेटा जो है किसी भी तरीके का ऑपरेशन जो है वो भारत में कैरी आउट नहीं कर रहा, बट इंस्टा फेसबुक इस पे अपनी एड्स तो चलाता है, ठीक है। सो इन एडवर्टीजमेंट से अगर ये इनकम जनरेट कर लेता है तो फिर हम उसको भारत में कैसे ट्रीट करेंगे? तो ये मैं आपको हेल्प करती हूँ, बाकी 2 सिचुएशंस में आप मुझे हेल्प करेंगे। तो जो इनकम एट्रीब्यूटेबल होगी ना, एट्रीब्यूटेबल होगी कहाँ? टू इंडिया, उसको हम डीम्ड टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लेंगे, ठीक है। सो एडवर्टीजमेंट जो है ये बेसिकली टारगेट कर रहा था कस्टमर्स रेजिडेंट इन इंडिया, है ना, और ये एडवर्टीजमेंट उसने कैसे प्ले किया था? यूजिंग दी आईपी। तो ऐसी सिचुएशन में जो इनकम है इस एडवर्टीजमेंट से होने वाली, ये भारत में डीम टू एक्रू अराइज मान ली जाएगी। क्लियर है? ये छोटे छोटे से क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स है, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और ये टॉपिक बहुत लंबा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन, अगर मान लो इनकम जनरेट हो रही है किससे? सेल करने से। बट यहाँ सेल क्या हो रहा है पता है आपको? डेटा। सेल क्या हो रहा है? डेटा। और ये डेटा जो था ये कलेक्ट किया गया था फ्रॉम पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। इस डेटा को कलेक्ट किया गया था कहां से? पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। यहां से इस डेटा को कलेक्ट किया गया था। अब ये जो यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया गया है ये आईपीए को यूज करके भी हो सकता है किया गया हो। सबसे इसका एक रिसेंट सा अगर एग्जाम्पल लो तो आप लोग देख रहे होगे आजकल इंडिया में हम लोग हेल्थ फ्रीक हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो कोई भी फॉरेन ऐप है, अगर मान लो फिट ट्रैक प्रो करके एक ऐप है, ये फॉरेन कंपनी की ऐप है, तो उस कंपनी का यहाँ कोई लेना देना नहीं, वो कोई ऑपरेशन यहाँ नहीं करती, यहाँ उसका कोई भी प्लेस ऑफ ऑपरेशन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करती है, अपने ऐप के थ्रू ना इंडियन यूजर्स जो डेली उसके ऊपर अपना इनपुट डाल रहे हैं, आप लोगों में से अगर किसी ने भी रनिंग को लेकर के, वॉक को लेकर के या किसी भी तरीके के हेल्थ ऐप को किसी को डाउनलोड किया तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर वो डेली के डेली आपका डाटा अपडेट करता है। कुछ तो ऑटोमेटिक कर लेता है, जैसे कि आज का आपका बीपी का लेवल क्या था, ठीक है, आपने कितने स्टेप्स चले हैं, कितना पानी पिया है, ठीक है, कितने प्रोटीन मिनरल्स क्या क्या आपने डाले हैं, ठीक है, ये सब चीजें, और आपकी लोकेशन क्या है, आप कितना चले हो, वो तो स्टेप्स तभी काउंट कर रहा है ना जब वो आपका आईपी चेक कर रहा है। तो ये सारा का सारा डाटा उसने उठा लिया। अब ये डाटा इसने किससे उठाया है? जो मैं एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हूं, ठीक है। अब अगर ये इस डेटा को सेल करता है,
इस डेटा को सेल कर रहा है किसी यूएस कंपनी को फॉर रिसर्च कि भाई ये देखो ये हार्ट बीट के लोग हैं, ये चल रहे हैं, ठीक है, तो आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स इनका हार्ट रेट ये आ रहा है। तो ये रिसर्च के लिए अगर यूएस कंपनी को दे रहा है, या फिर किसी और कंपनी को, मान लो कनाडा में किसी शू कंपनी को बेच रहा है कि भाई इतना चल रहे हैं लोग वहां पे, तो शूज के ऊपर वो काम करें कि जिसको 14,000 स्टेप चलने हो कैसा शूज चाहिए। सो ये सब जो है ये कैसे हो रहा है, ये सेल कर रहा है इस डेटा को, जो डेटा इसने कहाँ से उठाया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो जो रिलेटेड एट्रीब्यूटेबल इनकम होगी ना, वो ही भारत में यहाँ टैक्स होगी, ठीक है। सो उसको हम भारत में टैक्स हो गए। तो ये समझो आप कि इतना फ्रीक्वेंट है ना इन चीज़ों को, ये इतनी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हैं जिसको आजकल की डेट में फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, और स्ट्रेट अवे आप किसी सेक्शन में से ले जाओ वो भी डिफिकल्ट है। तो फिर हम उन ट्रांजेक्शन्स को इतना डेप्थ में सब्सटेंस जाके चेक करते हैं। तीसरी सिचुएशन एंड द लास्ट वन फॉर टुडेज लेक्चर, अगर कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम सेल, किस चीज की सेल है, कोई गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये सेल जो गुड्स और सर्विसेज की आपने, वो कैसे की, यूजिंग द डाटा, यूजिंग द डाटा। और ये डाटा आपने कहां से कलेक्ट किया था, पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया, या फिर आपने उसका आईपीए लोकेट किया भारत में उससे। इसमें दो एग्जांपल्स ले लो, आपने H&M को सुना होगा, है ना। H&M एक क्लोथिंग ब्रांड है, तो इसकी जो ऑनलाइन ऐप है उस पे जब आप जाते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, इंडिया के लोगों को ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है, कि इंडिया में लोग इस सीजन में किस तरीके के कपड़े खरीदते हैं, किस तरीके के कपड़े वो पहनना पसंद करते हैं, क्या नया डिजाइन चल रहा है एंड सो। और आफ्टर सम टाइम वो एक नया पूरा का पूरा कोई अटायर, कोई ड्रेस लाइन या कोई प्रोडक्ट लाइन इंडिया में लॉन्च कर देते हैं, और इंडियंस जो हैं जाके उसे बाय करते हैं। तो बेसिकली H&M ने यहाँ क्या किया, इसने सेल किया है गुड्स और सर्विसेज को, लेकिन ये जो सेल की है उसके लिए जो उसने प्रोडक्ट बनाया वो किससे आया, वो उस डेटा को यूज करने के बाद उसे पता चला कि अच्छा लोगों की ये डिमांड है जो फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि हम कई बार विश लिस्ट में डाल देते हैं ना चीजों को कि अरे काश ये प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा होता, जब हम दिखाते हैं कि अनअवेलेबिलिटी दिखा रहा है ना, तो वो देखते हैं कि अच्छा पीपल इन इंडिया ऑल्सो डिमांडिंग दिस। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल लो नेटफ्लिक्स का, इंडिया में बहुत ट्रेंड है कि हम लोग नेटफ्लिक्स सभी ऑलमोस्ट सब लोग यूज कर रहे हैं। सो वो क्या करते हैं कि जो इंडियन यूजर है, कैसे पता चलेगा उसे इंडियन यूजर, हमारा आईपी है ना। सो वो आईपी देख रहा है कि इंडियन आईपी के लोग ज्यादातर किस तरीके के ड्रामाज में इंटरेस्टेड हैं, वेब सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, किस लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं। सो कोरियन बहुत चल रहा है बच्चे, या तो वो देखते हैं उस पूरे के पूरी चीजों को, वो क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं किस एज ग्रुप के लोग किस तरीके की चीजें देखना पसंद करते हैं, और वो कितनी देर तक लास्ट करते हैं, मतलब वो पूरे एपिसोड्स देख रहे हैं, 10-10 बार देख रहे हैं, तो उसी तरीके के प्रोडक्ट को वो प्लान करते हैं और इंडिया में लॉन्च करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो सेल कर रहे हैं कोई गुड या सर्विसेज, ठीक है, किस चीज के बेसिस पे, जो डेटा उनके पास आया ना, ठीक है, उस डेटा को यूज करके। और वो डेटा किसकी वो दे रहा है इन्फॉर्मेशन, दैट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, उसी से उठाया जा रहा है, ठीक है। सो ये सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें स्ट्रेट अवे हम सिर्फ और सिर्फ वो इनकम विच इज एट्रीब्यूटेबल, ठीक है, टू दैट पर्टिकुलर इनकम, उतना ही हम यहाँ पे डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे, डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। देखो मैंने पहले भी बोला था ये चैप्टर थोड़ा लंबा, और मैं चाहती हूँ इसको इन डिटेल पूरा का पूरा कराने के लिए, क्योंकि इसमें पेपर एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल जो है हम इसे कैरी करेंगे फर्दर आगे, जहाँ पे कि कौन से सिचुएशंस हैं जहाँ इनकम को हम डीम नहीं करेंगे कि ये बिजनेस कनेक्शन या एसपीसी है, ठीक है, वो कौन सी सिचुएशंस होगी। और उसके अलावा जो हमारा शुरुआत में हमने डिस्कशंस किया था, वो जो हमारे बचे हुए पॉइंट्स हैं उस सारे को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से थे ये हमारे, ये अभी हमारे ये सारे के सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, अभी तो हम बिजनेस कनेक्शन ही कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ये सब बाकी है। विल डू इट इन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।